भाई बहन का रिश्ता। बचपन में एक दूसरे के बाल खींचना, छोटी छोटी बातों पर लड़ना और ठीक 1 घंटे बाद सब भूलकर एक ही प्लेट में खाना खाना। बचपन में ये बॉन्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि लगता है इसे कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन अडल्टहुड आते ही और खास करके शादी के बाद अचानक ऐसा क्या होता है कि एक छोटी सी गलतफहमी या किसी बात पर महीनों या सालों तक बातचीत बंद हो जाती है। द साइंटिफिक पिवट। अक्सर हम इसे ईगो, बदलते वक्त या नए रिश्तों का असर बोलकर टाल देते हैं। हम खुद को यही डिप्लोमेटिक आंसर्स देते हैं। पर अगर मैं आपसे कहूं कि इस दरार का असली कारण आपका ईगो नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर छुपा एक बायोलॉजिकल स्विच है। ये कोई इमोशनल ड्रामा नहीं बल्कि प्योर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस का नतीजा है। आज हम इन्हीं सुपरफिशियल थियरी से आगे बढ़कर इस रिश्ते के असली साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्ट्स को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे आपका दिमाग किन सिलेक्शन से निकलकर अचानक पेयर बॉन्डिंग के नए सर्वाइवल मोड में चला जाता है। ऐसा क्या होता है कि आपका अपना ब्रेन पुराने रिश्तों के छोटे मजाक को भी एक थ्रेट की तरह प्रोसेस करने लगता है। तो चलिए अपने दिमाग को इस बायोलॉजिकल रियलिटी के लिए रीसेट करते हैं और ठीक शादी के दिन फ्लिप होने वाले इस स्विच की साइकोलॉजी को समझते हैं। क्या हो अगर दो भाई बहन के बीच महीनों तक चलने वाली नाराजगी या छोटी सी बात पर उठने वाले उस बड़े तूफान का ईगो से कोई सीधा लेना देना ना हो, बल्कि ये सब एक बायोलॉजिकल स्विच का नतीजा हो जो शादी वाले दिन इंसानी दिमाग में अचानक फ्लिप हो जाता है। मतलब एक वक्त था जब घर में टीवी रिमोट के लिए बिल्कुल वर्ल्ड वॉर जैसा कलेश होता था। एक ने दूसरे का बाल खींचा, बड़ों से डांट पड़ी और ठीक 1 घंटे बाद वही दोनों एक ही प्लेट में खाना खा रहे होते थे। हाँ, एकदम क्लीन स्लेट। सही में। पर एडल्टहुड आने पर और खासकर शादी के बाद ऐसा लगता है जैसे माफ करने का वो मैकेनिज्म ही दिमाग से किसी ने डिलीट कर दिया हो। छोटी सी गलतफहमी होती है और हफ्तों या सालों तक बात बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है आखिर? देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है जिससे आम तौर पर लोग वक्त का बदलना या समय के साथ आने वाली दूरियां या सिर्फ एक ईगो प्रॉब्लम बोलकर टाल देते हैं। पर हमारी आज की इस चर्चा में हम जिस साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट पर डीपली डाइव कर रहे हैं वो इन सभी डिप्लोमेटिक या शुगर कोटेड बातों को पूरी तरह साइड में रख देता है। अच्छा, तो फोकस कहाँ है इसका? ये डॉक्यूमेंट स्ट्रिक्टली ह्यूमन बायोलॉजी, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी और सिबलिंग डायनामिक्स के इंटरसेक्शन पर फोकस करता है। इसका मानना है कि शादी के बाद इंसान का दिमाग एक नए सर्वाइवल मोड में चला जाता है जो उसे बायोलॉजिकली अपने ही खून के रिश्तों के खिलाफ डिफेंसिव बना देता है। वेट, डिफेंसिव बना देता है? ये तो बहुत ही बड़ा क्लेम है। मतलब कल तक जो इंसान सबसे करीब था, अचानक से दिमाग उसको एक थ्रेट या खतरे की तरह देखने लगता है। बिल्कुल, और यही सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है। मुझे लगता है इस पूरे गहरे विश्लेषण को समझने के लिए सबसे पहले उस साइंटिफिक और बायोलॉजिकल ट्रांजिशन को समझना जरूरी है। आखिर शादी के दिन या उसके तुरंत बाद हमारी बायोलॉजी में नेचुरली ऐसा क्या बदलाव आता है जो इस पूरे इक्वेशन को ही पलट देता है? इसको समझने के लिए ना हमें एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के एक कोर कॉन्सेप्ट की तरफ जाना होगा जिसे साइंस की भाषा में किन सिलेक्शन कहते हैं। साइंस के मुताबिक जब तक इंसान की शादी नहीं होती या उसकी अपनी फैमिली नहीं बनती, उसके दिमाग में ये किन सिलेक्शन की ड्राइव बिल्कुल अपनी पीक पर होती है। किन सिलेक्शन मतलब थोड़ा सिंपल भाषा में अगर इसे समझें? हाँ, किन सिलेक्शन का सीधा सा मतलब है एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग जहां इंसान का सबकॉन्शियस मकसद अपने खून के रिश्तों को यानी अपने जीन्स शेयर करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है। दिमाग लिटरली ये कहता है कि ये मेरे जीन्स हैं, इनका जिंदा रहना और इनकी भलाई मेरी अपनी प्राइमरी प्रायोरिटी है। अरे वाह! तो बचपन में जो भाई बहन के लिए इतनी प्रोटेक्टिव फीलिंग होती है, जो बेशर्त प्यार होता है, क्या आप कह रही हैं कि वो सिर्फ प्यार नहीं बल्कि डीएनए का अपना एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है? कहीं हम इस खून के रिश्ते को थोड़ा ज्यादा ही क्लिनिकल और कोल्ड तो नहीं बना रहे? देखिए, बायोलॉजी और एवोल्यूशन को इन रोमांटिक बातों से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के मुताबिक काम करते हैं। किन सिलेक्शन एक नेचुरल तरीका है जिससे नेचर एक फैमिली यूनिट को बनाए रखती है। पर जैसे ही शादी होती है, एवोल्यूशन के हिसाब से एक नया फेज शुरू होता है और तभी ह्यूमन बायोलॉजी में एक बहुत बड़ा और ड्रास्टिक स्विच फ्लिप होता है। स्विच फ्लिप होता है? हाँ, एक नया मैकेनिज्म ट्रिगर होता है जिसे साइकोलॉजी में पेयर बॉन्डिंग कहते हैं। पेयर बॉन्डिंग? अच्छा, मतलब अब दिमाग एक नए पार्टनर के साथ जुड़ने की प्रोसेस में पूरी तरह लग गया है।
पर इससे पुराना रिश्ता क्यों सफर करता है? क्योंकि दिमाग सबकॉन्शियसली नए पार्टनर और फ्यूचर बच्चों को एक बिल्कुल नए और सबसे अहम कैटेगरी में डाल देता है, जिसे हम प्राइमरी सर्वाइवल यूनिट कहते हैं। अब तक सिबलिंग और पेरेंट्स इस प्राइमरी यूनिट का हिस्सा थे, पर पेयर बॉन्डिंग के एक्टिवेट होते ही नया पार्टनर और बच्चे इस लिस्ट में एकदम टॉप पर आ जाते हैं, और कल तक जो प्राइमरी फैमिली थी वो इस बायोलॉजिकल ट्रांजिशन में अचानक से सेकेंडरी फैमिली बन जाती है। दिमाग की जो प्रायोरिटीज हैं वो लिटरली ओवरनाइट शिफ्ट हो जाती हैं। ये सच में थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है, पर लॉजिकली पूरी तरह सेंस बनाता है। अगर एक इंसान की सारी जरूरत एक नए प्राइमरी सर्वाइवल यूनिट के इर्द गिर्द घूमने लगी है, तो इसका सीधा असर उसकी एनर्जी पे पड़ेगा ना। इस फिजिकल और इमोशनल एनर्जी का क्या होता है इस ट्रांजिशन के दौरान? कॉग्निटिव एनर्जी होती है। जब एक नई फैमिली बिल्ड हो रही होती है, नए पार्टनर के साथ एक नया इकोसिस्टम सेट करना होता है, तो इंसान का दिमाग अपनी लगभग सारी एनर्जी इस नई प्राइमरी सर्वाइवल यूनिट को एस्टैब्लिश करने और प्रोटेक्ट करने में इन्वेस्ट कर देता है। सही बात है। और इसका नतीजा क्या होता है? सिबलिंग्स के लिए जो पहले एक बाउंडलेस इमोशनल टॉलरेंस थी, जहां हर मजाक और हर झगड़ा झेल लिया जाता था, वो इमोशनल टॉलरेंस नेचुरली बिल्कुल खत्म हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को सुनकर मुझे एक स्मार्टफोन बैटरी की एनालॉजी याद आ रही है। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, बचपन में सिबलिंग वाला ऐप हमारे दिमाग के स्क्रीन पर हमेशा एक्टिव और ओपन रहता था, पर शादी के बाद दिमाग नई फैमिली, नए पार्टनर, बच्चों, उनके फ्यूचर जैसे नए और बहुत हेवी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर लेता है। अब ये नए ऐप्स बैकग्राउंड में दिमाग की 90% बैटरी हर वक्त ड्रेन कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। इसलिए जैसे ही किसी सिबलिंग का छोटा सा भी नोटिफिकेशन आता है या छोटी सी अनबन होती है, दिमाग तुरंत लो पावर मोड में चला जाता है। दिमाग के पास उस इश्यू को समझने या उस झगड़े को सहने की बैटरी बचती ही नहीं है। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। ये एनालॉजी इस बायोलॉजिकल रियलिटी को बहुत अच्छे से समझाती है। लो बैटरी में जैसे सिस्टम जरूरी बैकग्राउंड एप्स को बंद कर देता है ताकि कोर फंक्शंस चलते रहें, वैसे ही शादी के बाद दिमाग सेकेंडरी रिश्तों के इमोशनल लोड को हैंडल करने से बचने लगता है ताकि नई प्राइमरी यूनिट को बचाया जा सके। राइट। पर एक बात और है, ये बायोलॉजिकल लो पावर मोड अकेला जिम्मेदार नहीं है इस सब के लिए। जब इस इंटरनल शिफ्ट के साथ एक बड़ा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदलता है ना, तब एक छोटी सी इंटॉलरेंस हफ्तों लंबे कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल जाती है, और इस फैक्टर को हम फिजिकल डिस्टेंस या दूरियां कहते हैं। डिस्टेंस, सही कहा। क्योंकि बचपन में चाहे कितना भी गुस्से वाला माहौल हो, हमें मजबूरी में एक ही घर में रहना पड़ता था। वही एक डाइनिंग टेबल थी जहां शाम को आके खाना ही पड़ता था। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी थी। एक तरह से एनवायरनमेंट खुद मजबूर करता था उस टेंशन को तोड़ने के लिए। आमना सामना होने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं होता था उस वक्त। बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं आप। बचपन में फिजिकल प्रॉक्सिमिटी कॉन्फ्लिक्ट्स को जल्दी सॉल्व करने का सबसे बड़ा टूल थी। एक ही छत के नीचे किसी जिंदा इंसान को महीनों तक कंप्लीटली इग्नोर करना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, हाँ। पर अडल्टहुड में, खासकर शादी के बाद, इंसान अलग घर, अलग शहर या अलग देशों में बस जाते हैं। जिंदगी में फिजिकल डिस्टेंस आ जाता है, और इस फिजिकल डिस्टेंस की वजह से इंसानी दिमाग का एक नया और सच कहूं तो थोड़ा डेंजरस सिस्टम जागृत होता है, जिसे साइकोलॉजी में अवॉइडेंस मैकेनिज्म कहते हैं। अवॉइडेंस मैकेनिज्म यानी कॉन्फ्रंटेशन या टकराव से बच निकलने की इंस्टिंक्ट। पर ये डेंजरस कैसे है? खतरनाक इसलिए क्योंकि अब जब झगड़ा होता है तो दूरियां होने के कारण एक दूसरे के सामने जाने की मजबूरी पूरी तरह खत्म हो जाती है। दिमाग देखता है कि ईगो हर्ट हुआ है, और बिना सामने वाले का चेहरा देखे उस गुस्से को, उस नाराजगी को अकेले में बरकरार रखना बहुत आसान होता है। मेक सेंस। दिमाग डिसाइड करता है कि सिचुएशन को कन्फ्रंट करने से अच्छा और सेफ रास्ता है बस इग्नोर करना और साइलेंस मेंटेन करना। जो इश्यू बचपन में 2 घंटे के फिजिकल कांटेक्ट से सुलझ जाता था, वो अब दूरियों के कारण अवॉइडेंस बन जाता है, कम्युनिकेशन गैप आता है, और बात अंदर ही अंदर बहुत बड़ी बन जाती है। पर यहाँ पर ना एक बड़ा सवाल खड़ा होता है मेरे दिमाग में। क्या ये फिजिकल डिस्टेंस सच में इस लंबे झगड़े का मूल कारण है, या फिर ऐसा है कि ये अवॉइडेंस मैकेनिज्म हमारे ईगो के लिए बस एक आसान एस्केप रूट, एक बहाना बन जाता है ताकि उस अनकंफर्टेबल फीलिंग और टकराव का सामना ही ना करना पड़े? ऐसा लगता है कि डिस्टेंस तो बस एक नेचुरल रिसोर्स बन गया है जिसे ईगो यूज कर रहा है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। ये एक बहुत ही गहरी ऑब्जर्वेशन है।
दरअसल फिजिकल डिस्टेंस अपने आप में कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वो उस नाराज ईगो को एक सेफ स्पेस फराहम करता है जहां ईगो को चैलेंज होने का डर ही नहीं रहता। और यही पॉइंट हमें इस डीप डाइव के सबसे कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग हिस्से की तरफ ले जाता है। वो क्या? हमने बायोलॉजिकल बैटरी और एस्केप रूट्स की बात तो की, पर इस ईगो और अवॉइडेंस के पीछे एग्जैक्टली साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या काम कर रहा है, यही पूरी डॉक्यूमेंट का मेन फोकस है। शादी के बाद दिमाग उन छोटी बातों पर इतना एक्सट्रीम और डिफेंसिव रिएक्ट क्यों करता है जो बचपन में बिल्कुल नॉर्मल मजाक लगती थी। हाँ, ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो सच में समझ के बाहर लगता है। मतलब एक बहन ने अगर भाई के कपड़ों या फाइनेंशियल डिसीजन पर कोई छोटा सा कमेंट कर दिया जो वो पिछले 20 साल से करती आ रही थी, तो अचानक से उस एक कमेंट पर ऐसी रिएक्शन आती है जैसे कोई क्राइम हो गया हो। ये दिमागी बदलाव इतना सडन क्यों होता है? इस फिनोमेना को डीपली समझने के लिए हमें फेमस एनालिटिकल साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग की थ्योरी ऑफ इंडिविजुएशन को देखना होगा। बचपन में भाई बहन के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर्ड आइडेंटिटी होती है। दिमाग उस वक्त दुनिया को और रिश्तों को एक कलेक्टिव तरीके से प्रोसेस करता है। कलेक्टिव तरीके से? हाँ, जैसे कि हमारी प्रॉब्लम, हमारा घर, हमारे पेरेंट्स जैसे कंसेप्शंस डेवलप होते हैं। दोनों उस एक ही झुंड या आइडेंटिटी का हिस्सा होते हैं। एक मर्ज्ड आइडेंटिटी जहाँ खुद की पर्सनल बाउंड्रीज उतनी क्लियर नहीं होती जितनी की कलेक्टिव फैमिली की होती है। बिल्कुल ऐसी। पर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है और खासकर शादी के बाद जब वो अपना नया घर बसाता है, तब कार्ल यंग के अनुसार ये इंडिविजुएशन का साइकोलॉजिकल प्रोसेस पूरी तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अच्छा। इंडिविजुएशन का मतलब है कि एक इंसान मेंटली उस शेयर्ड आइडेंटिटी से पूरी तरह बाहर निकलकर अपनी एक बिल्कुल अलग, आजाद और इंडिविजुअल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर चुका है। उसकी अपनी नई वैल्यूज बन चुकी हैं, नई प्रायोरिटीज सेट हो चुकी हैं और सबसे जरूरी बात, उसकी अपनी नई और बहुत ही सख्त इमोशनल बाउंड्रीज बन चुकी हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए पैदा होता है क्योंकि एक इंसान अभी भी उस पुरानी शेयर्ड आइडेंटिटी के नजरिए से अप्रोच कर रहा है, जबकि दूसरे इंसान ने ऑलरेडी अपनी एक नए इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बाउंड्री खड़ी कर ली है। एग्जैक्टली, यही एग्जैक्ट फ्रिक्शन पॉइंट है। जब कोई सिबलिंग आदत के मुताबिक इन नई बाउंड्रीज को क्रॉस करता है, कुछ वैसा ही मजाक करके या हक जताकर जैसा वो बचपन में करते थे, तो अडल्ट ब्रेन अब उस एक्शन को फेमिलियरिटी, अपनापन या प्यार की तरह प्रोसेस ही नहीं करता। हाँ। उसका प्रोसेसिंग फिल्टर पूरी तरह बदल चुका है। अगर दिमाग उसको अपनापन या मजाक नहीं समझ रहा, तो फिर वो क्या प्रोसेस कर रहा है? आखिर वो रिएक्ट कैसे करता है? वो इसे प्रोसेस कर रहा है एक थ्रेट की तरह, एक खतरे की तरह। खतरा? हाँ, अडल्ट दिमाग उस बचपन वाले मजाकिया सलाह को एक डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट, एक इंट्रूजन या अपनी नई आइडेंटिटी पर अटैक की तरह देखता है। यहाँ न्यूरोसाइंस का रोल आता है। हमारे दिमाग में थ्रेट डिटेक्शन का एक सेंटर होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं। ओह, अमिगडाला। राइट, जैसे ही सिबलिंग बाउंड्री क्रॉस करता है, अमिगडाला तुरंत फायर होता है। दिमाग को लगता है कि उसकी नई एस्टैब्लिश्ड प्राइमरी सर्वाइवल यूनिट खतरे में है और वो इंस्टेंट एक फाइट और फ्लाइट यानी हेवी डिफेंस मोड में चला जाता है। दिमाग पास्ट की उन मीठी यादों को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है और सिर्फ उस करंट परसीव्ड थ्रेट से अपनी नई फैमिली और ईगो को बचाने में लग जाता है। यही वजह है कि रिस्पॉन्स इतना डिफेंसिव होता है। बाप रे, इसे सुनकर तो ऐसा लगता है कि इसको हम एक मैसिव सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह देख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए बचपन का जो रिश्ता था वो वर्जन 1.0 था। उसकी कोडिंग बिल्कुल अलग थी, रूल्स अलग थे। पर अडल्टहुड और शादी आते आते दोनों सिबलिंग्स का ब्रेन अपडेट होकर वर्जन 2.0 बन चुका है। अब अगर कोई सिबलिंग इस नए अपडेट को सोचे समझे बिना पुराने सॉफ्टवेयर वाले कमांड्स नए सिस्टम में डालने की कोशिश करेगा, वही पुराना मजाक बिना पूछे एडवाइस देना, तो नया सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रैश होगा। हाँ, बिल्कुल क्रैश होगा। और उस नए सिस्टम का जो इंटरनल फायरवॉल है, यानी हमारा डिफेंसिव ब्रेन, वो उस पुराने अपनापन को एक वायरस या साइबर अटैक समझकर तुरंत ब्लॉक कर देगा। ये सॉफ्टवेयर और फायरवॉल वाली एनालॉजी बहुत ही बेहतरीन है और सिचुएशन की डेप्थ को ठीक से पकड़ती है। और देखिए, इसमें एक और ऐसी चीज शामिल होती है जो इस इक्वेशन को पहले से दुगना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। इस इंटरनल फायरवॉल के बाहर अब एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फैक्टर भी जुड़ चुका है। शादी के बाद सिबलिंग अकेला नहीं रहता, उसका एक नया पार्टनर उसके बिल्कुल साथ है। साइकोलॉजी और फैमिली थेरेपी की भाषा में इस नए डायनामिक के ऐड होने को ट्रायंगुलेशन कहते हैं। ट्रायंगुलेशन?
इसका मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट पहले सिर्फ एक पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की सीधी लाइन थी, अब वो 3 पॉइंट्स का एक कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल बन चुकी है। ये झगड़े को और खराब कैसे करता है? देखिए, जब दो सिबलिंग्स के बीच एक बाउंड्री क्रॉस होती है या फायरवॉल एक्टिवेट होता है, तो अब वो अकेले कमरे में बैठकर नहीं सोचते। इंसान सबकॉन्शियसली सबसे पहले अपने पार्टनर के पास जाता है वैलिडेशन ढूंढने के लिए। सही बात है, अपनी भड़ास निकालने के लिए। हाँ। वो अपने स्पाउस को बताते हैं कि उनके सिबलिंग ने उनके साथ क्या किया या उन्हें कैसा फील कराया। और जैसा कि हमने पहले बात की, पेयर बॉन्डिंग की वजह से पार्टनर इनहेरेंटली प्रेजुडिस्ड होता है। पार्टनर्स नेचुरली एक ऑब्जेक्टिव जज की तरह काम नहीं करते, वो अनकंडीशनली अपने स्पाउस का ही साइड लेते हैं, क्योंकि उनकी बायोलॉजी भी अपनी प्राइमरी यूनिट को बचाने पर फोकस कर रही है। ओह, तो ये एक तरह का इको चेंबर बन जाता है। अगर कोई डीपली सोचे तो ह्यूमंस इनहेरेंटली वैलिडेशन पाने के भूखे होते हैं। जब हम आहत होते हैं तो हम उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जो हमारी बात में हाँ मिलाएंगे। एक तरह से हम अपने हिस्से का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक ऐसे तीसरे इंसान को आउटसोर्स कर देते हैं जो पहले से ही हमारी तरफ बायस्ड है। बिल्कुल सही। और इसका नतीजा ये होता है कि झगड़ा सुलझने के बजाय और गहरा हो जाता है, क्योंकि पार्टनर की वैलिडेशन हमें ये यकीन दिला देती है कि मैं 100% सही हूं और सामने वाला गलत है। इस वैलिडेशन के प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट बहुत डिस्ट्रप्टिव होता है। जो झगड़ा प्योरली 2 भाई बहनों की छोटी सी अनबन थी, वो बढ़कर अब 4 लोगों का एक कॉम्प्लेक्स ईगो क्लैश बन चुका है। इस ट्रायंगुलेशन के कारण सिबलिंग की अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ब्लॉक हो जाती है। कैसे ब्लॉक कैसे हो जाती है? सोचिए, अगर कोई अपने भाई या बहन से अकेले में बात करके थोड़ा झुककर कॉम्प्रोमाइज करना भी चाहे, तो अचानक से उसे लगता है कि अगर मैंने स्टेप बैक लिया तो क्या मैं अपने पार्टनर की फीलिंग्स का अनादर तो नहीं कर रहा जिसने मेरी हिमायत की थी। उसे अब ना सिर्फ अपना ईगो बल्कि अपने स्पाउस का ईगो, उनकी दी हुई एडवाइस और उनकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इस सब में वो बचपन का सीधा साधा रिश्ता इन नए लेयर्स के बोझ तले पूरी तरह दब जाता है। ये सच में एक डायग्नोस्टिक रेवलेशन है। जब इंसानी दिमाग इतने पावरफुल एवोल्यूशनरी शिफ्ट्स, लो एनर्जी सर्वाइवल मोड्स, एमिगडाला के डिफेंसिव ट्रिगर्स और ट्रायंगुलेशन के कॉम्प्लेक्स वेब से घिरा हो, तो इसका क्लियर मतलब है कि इस रिश्ते को बचाने के लिए सिर्फ नॉस्टैल्जिया या बचपन की यादें काफी नहीं हैं। इमोशंस के सहारे एक बायोलॉजिकली शिफ्टेड माइंड को फिक्स नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक बहुत ही कॉन्शियस और प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। इस डॉक्यूमेंट के अनुसार इस अडल्ट टू अडल्ट पैराडाइम शिफ्ट को, इस ठोस साइकोलॉजिकल रीवायरिंग को प्रैक्टिकली कैसे लाया जाए अपनी लाइफ में। इस साइकोलॉजिकल रीवायरिंग का सबसे पहला और शायद सबसे काउंटर इंट्यूटिव कदम बहुत पेनफुल है। इसे साइकोलॉजी में ग्रीफ एंड एक्सेप्टेंस कहते हैं। आसान भाषा में अपने उस पुराने रिश्ते के मरने का शोक मनाना। शोक मनाना? पर इंसान तो जिंदा है दोनों। एक लिविंग रिलेशनशिप में ग्रीफ कैसे काम करता है? ग्रीफ इसलिए क्योंकि वो बचपन वाला रिश्ता जिसमें बिना बताए हक था, जिसमें कमरे में बिना नॉक किए घुस जाना नॉर्मल था, जहां एडवाइस देना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो स्पेसिफिक डायनामिक अब टेक्निकली और बायोलॉजिकली पूरी तरह ओवर हो चुका है। इंसान को अंदर से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा वो दोस्त अब जा चुका है। उस पुराने वर्जन 1.0 की इमेज को अगर आज फोर्स करेंगे तो सिर्फ एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी और डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर होगा। जब इंसान इस पुराने स्ट्रक्चर का शोक मनाकर इस सच्चाई को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है, तभी वो ब्लैंक स्लेट से एक नया मैच्योर अडल्ट टू अडल्ट रिश्ता बिल्ड करने के लिए साइकोलॉजिकली रेडी होता है। एक काफी गहरा थॉट है कि जिंदा लोगों के बीच भी रिश्तों के मॉडल्स मरते और नए जन्म लेते हैं। चलिए, इस एक्सेप्टेंस के बाद प्रैक्टिकल रीवायरिंग का अगला स्टेप क्या होता है? नया रिश्ता बनाने के टूल्स क्या हैं? सबसे अहम टूल है रीड्रॉइंग बाउंड्रीज। जैसा कि इंडिविजुएशन में हमने देखा, पुराना हक जताना बंद करना सबसे जरूरी है। अब उनके फाइनेंशियल डिसीजंस, उनकी पेरेंटिंग चॉइसेस और उनके पर्सनल स्पेस को एक अलग आजाद इंसान की तरह रिस्पेक्ट करनी होगी। और डॉक्यूमेंट इसमें एक मैसिव रेड फ्लैग हाईलाइट करता है। वो क्या है? अनवांटेड एडवाइस देना, बिना पूछे सलाह देना, अडल्ट सिबलिंग्स के डिफेंसिव अमिगडाला का सबसे बड़ा ट्रिगर है। मैं बड़ा हूं इसलिए मेरी सुनो वाला फॉर्मूला नए सॉफ्टवेयर में सीधा क्रैश हो जाता है। इसे कंप्लीटली रोकना होगा। ठीक है, बाउंड्री सेट हो गई, पर उस ट्रायंगुलेशन की प्रॉब्लम का क्या करें जहां पार्टनर्स के इन्वॉल्व होने से कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो रहा था? इसे कैसे रिजॉल्व किया जाए? उसका एंटीडोट है डी ट्रायंगुलेशन। इसका नियम बहुत सीधा है पर प्रैक्टिकल लाइफ में उतना ही मुश्किल।
अगर किसी को अपने सिबलिंग के किसी बिहेवियर से शिकायत है तो डायरेक्ट उसी सिबलिंग से कांटेक्ट करना होगा। इस इक्वेशन में अपने स्पाउस, माँ बाप या किसी कजन को वेंट आउट करने या मीडिएटर बनने के लिए बिल्कुल नहीं लाना है। अच्छा, बचपन में याद है कैसे सीधे एक दूसरे पे चीखते थे? अप्रोच अभी भी वही डायरेक्ट रखनी है, पर अग्रेसिवनेस की जगह अडल्ट मैच्योरिटी और क्लियर कम्युनिकेशन के साथ, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं। एक तरह से इस पूरे फ्रेमवर्क को सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जैसा है। बचपन का वो कॉन्ट्रैक्ट जिस पर लिखा था कि सब कुछ हमेशा शेयर्ड और अनफिल्टर्ड रहेगा, वो ऑफिशियली एक्सपायर हो चुका है। दोनों अडल्ट्स को एक नई टेबल पर बैठकर एक नया अडल्ट टू अडल्ट कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना पड़ेगा, जिसकी बाउंड्रीज, टर्म्स एंड कंडीशंस और रिस्पेक्ट प्रोटोकॉल्स पूरी तरह फ्रेश होंगे। पर इस नई कॉन्ट्रैक्ट में पास्ट का क्या रोल होगा? पुरानी गलतियों का क्या करें? यही इस रीवायरिंग प्रोसेस का आखिरी और सबसे क्रिटिकल पिलर है, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, यानी हिस्टोरिकल बैगेज को ड्रॉप करना। अक्सर देखा गया है कि जब अडल्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए बचपन की गलतियों को वेपन की तरह यूज करते हैं। एक फ्रेज जो हर घर की लड़ाई में कॉमन है, तू तो शुरू से ही ऐसी है, या बचपन से ही तू सेल्फिश रहा है। ओह यस, द क्लासिक हिस्टोरिकल अटैक। ये सुनते ही सीधा इंसान की आत्मा और उसके ईगो पर जोर की चोट लगती है। और न्यूरोसाइंस के हिसाब से इसका रिएक्शन इमीडिएट और बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। जैसे ही किसी पर हमेशा से ऐसे हो बोलकर पास से अटैक किया जाता है, सुनने वाले का ब्रेन करंट सिचुएशन को छोड़कर तुरंत पास्ट के ट्रॉमा वाले डिफेंस मोड में चला जाता है। फायरवॉल फुली एक्टिवेट हो जाता है। अब वो करंट इशू को सॉल्व करने की जगह अपने पास्ट कैरेक्टर को डिफेंड करने लगता है। मतलब मुद्दा वहीं भटक जाता है। बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्विंग वहीं पर ब्लॉक हो जाती है। इसलिए सक्सेसफुल अडल्ट रिश्तों के लिए जरूरी है कि सिर्फ उस करंट इशू पर बात की जाए जो टेबल पर है। पास्ट की फेलियर्स को आज की आर्ग्यूमेंट में वेपनाइज करना उस नए कॉन्ट्रैक्ट को वहीं फाड़ देने के बराबर है। तो मुझे लगता है अब इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटने का वक्त आ गया है। हमने स्टार्ट किया था एक आम और कंफ्यूजिंग इमोशन से, पर यह सफर वाकई दिमाग के ऐसे कोने तक गया जिसकी हमने आमतौर पर कभी कल्पना भी नहीं की होती। बिल्कुल, इस चर्चा ने साबित किया कि ये मसला सिर्फ ईगो या वक्त का नहीं है। हाँ, हमने देखा कि कैसे बायोलॉजी नेचुरली किन सिलेक्शन की प्रोटेक्टिव ड्राइव को शादी के बाद पेयर बॉन्डिंग में शिफ्ट करती है, जिससे दिमाग की प्राइमरी सर्वाइवल यूनिट और बैटरी एलोकेशन पूरी तरह पलट जाते हैं। उसके बाद फिजिकल डिस्टेंस मिलकर दिमाग के अवॉइडेंस मैकेनिज्म को ईगो का सेफ हाउस बना देती है। फिर कार्ल युंग की इंडिविजुएशन की थियरी और न्यूरोसाइंस ने सिखाया कि कैसे एक आम सा मजाक अब फेमिलियर नहीं लगता, बल्कि एमिगडाला उसे एक अटैक समझकर फायरवॉल एक्टिवेट कर देता है, जो इस बात का जवाब है कि दिमाग डिफेंसिव क्यों होता है। सही समरी है। और फिर ट्रायंगुलेशन आकर उस 2% इशू को 4% ईगो वॉर बना देता है। पर सबसे अहम बात ये निकल कर आई कि इन सब बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रोड ब्लॉक्स के बावजूद एक रास्ता अभी भी बचा है। अगर हम पुराने रिश्ते को ग्रेसफुली ग्रीव करें, नई अडल्ट बाउंड्रीज बनाएं, डी-ट्रायंगुलेशन करें और पुराने बैगेज को छोड़कर नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, तो इस रिश्ते को मरने से बचाया जा सकता है और एक नई मैच्योर फॉर्म में जिंदा रखा जा सकता है। और ये सारी बातें प्रूव करती हैं कि रिश्तों में प्यार कभी पानी की तरह इवेपोरेट होकर गायब नहीं होता। बस इंसानी दिमाग को उस प्यार को प्रोसेस करने और एक्सप्रेस करने का एक अपडेटेड तरीका सिखाना पड़ता है। ये पूरा सफर आंखें खोलने वाला और वाकई डीपली प्रैक्टिकल रहा है। लेकिन इस एवोल्यूशन, पेयर बॉन्डिंग और डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में बात करते करते मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब और डिस्टर्बिंग थॉट आया है। कुछ ऐसा जो हमारे आज के सोर्सेज में डायरेक्टली नहीं लिखा, पर इन सभी फैक्ट्स का एक नेचुरल पर थोड़ा डरावना एक्सटेंशन है। मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगी। ऐसी क्या थॉट है जिसने इस सब को और कॉम्प्लेक्स कर दिया? जरा सोचिए, अगर शादी के बाद पार्टनर मिलने पर इंसान की बायोलॉजी और उसकी साइकोलॉजी दोनों मिलकर उसे इतनी सख्ती से अपनी प्राइमरी सर्वाइवल यूनिट बदलने पर मजबूर कर देते हैं, अगर ब्लड रिलेटिव्स या किन सिलेक्शन एक वक्त के बाद नेचुरली अपना फोर्स खो देता है और पेयर बॉन्डिंग उसे ओवरपावर कर लेती है, तो आने वाले वक्त का क्या होगा? क्या आने वाले वक्त में खून के रिश्ते की अहमियत सोसाइटी में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी?
जैसे जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन और सामाजिक स्ट्रक्चर्स आगे बढ़ेंगे, क्या फ्यूचर जनरेशंस की साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन उन्हें एक ऐसी दिशा में ले जाएगी जहां चोजन फैमिली, यानी वो दोस्त, वो पार्टनर या वो लोग जिन्हें हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, बस वही इंसान की एकमात्र बायोलॉजिकल और इमोशनल फैमिली रह जाएगी? क्या ब्लड लाइन्स एक दिन ट्रूली ऑब्सलीट हो जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को और गहराई से सोचने की जरूरत है। इस चर्चा के बाद इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस सेशन में बस इतना ही।